हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपकला उत्तक के बारे में आगे बात करने वाले हैं। कल हमने उपकला उत्तक के सल सल की उपकला, सल घनाकार उपकला, सल स्तंभाकार उपकला के बारे में बात की थी। आज उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, जो अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो हमने कल पढ़ा था कि जो सेल उपकला होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर लिखा कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सेल उपकला कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो 5 प्रकार के होते हैं। तो वहां पर पक्षमाप और जो ग्रंथिल उपकला रूपांतरण के आधार पर जो होते हैं, और जो इसके कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार मिला के कितने 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सेल उपकला 3 प्रकार का होता है, जो कि हमने कल पढ़ चुके हैं। सेल की उपकला, सेल घनाकार उपकला और सेल स्तंभाकार उपकला। लेकिन उससे आगे भी जो पक्षमापी उपकला है, इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर नीचे लिखा हुआ है, तो उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुख्य सतह पर पक्षमाप होते हैं तो इसे पक्षमापी उपकला कहते हैं। पक्षमाप के बारे में कल लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे। इसका कार्य क्या होता है? कणों या म्यूकस को एक विशिष्ट दिशा में संचरित करने का होता है पक्षमाप का कार्य। ये जो हमारे श्वसनिका के अंदर की पाए जाते हैं, म्यूकस या कणों को संचरण में सहायक होते हैं। डिम्ब वाहिनी के अंदर भी पक्षमाप होते हैं, फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में अंदर कहते हैं, जो कि अंडे के सवन में सहायक होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब अंडा जो होता है, अंडा से अंडवाहिनी के अंदर आता है, वहां से आगे जो पक्षमाप के द्वारा उस सवन होता है, वहां पर इसके अंदर सहायक होते हैं पक्षमाप। और पक्षमापी उपकला होता है या तो घनाकार का रूपांतरण हो सकता है या स्तंभाकार का हो सकता है। इसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारे संग्राहक नलिका होती है वहां पर घनाकार उपकला होता है, और जो हमारी श्वसनिका और अंडवाहिनी होती है वहां पर स्तंभाकार पक्षमापी उपकला होता है। जबकि जो संग्राहक नलिका होती है वहां पर पक्षमापी घनाकार उपकला होता है। तो हम संग्राहक नलिका, जैसे ये क्या है, घनाकार कोशिकाएं हैं, और इसके ऊपर ये क्या है, पक्षमाप है। और यहाँ पर ये हमारी आधार कला है, और इसके नीचे संयोजी ऊतक, क्योंकि हमारा उपकला ऊतक होता है जो संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, और इसके बीच में क्या होती है, संयोजी ऊतक और घनाकार मतलब उपकला ऊतक के बीच में क्या होती है, आधार कला होती है। घनाकार कोशिकाओं की मुख्य सतह पर पक्षमाप पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पक्षमापी घनाकार उपकला। और अब हम आगे पक्षमापी स्तंभाकार उपकला के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे श्वसनिका और अंडवाहिनी के अंदर पाया जाता है। जो स्तंभाकार उपकला, ये क्या है, स्तंभाकार है कोशिकाएं, ये हमारी होती हैं जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, घनाकार सॉरी नहीं, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। इसके ऊपर जो होते हैं पक्षमाप, ये क्या है, पक्षमाप है। इसके ऊपर ये पक्षमाप है। जब घना स्तंभाकार कोशिकाओं ऊपर पक्षमाप पाए जाते हैं तो पक्षमाप भी स्तंभाकार उपकला कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, श्वसनिका और अंडवाहिनी। और इसका कार्य क्या होता है, श्वसनिका अंदर क्या होता है, म्यूकस या कणों को एक विशिष्ट दिशा में संचरित करना, और अंडवाहिनी क्या होता है, अंड होता है, उसको संचरण में सहायक होता है, मतलब सवन में सहायक होता है अंडवाहिनी के अंदर। और ये स्तंभाकार कोशिकाओं की मुख्य सतह पर सूक्ष्मांगुर नहीं, पक्षमाप पक्षमाप पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पक्षमापी स्तंभाकार उपकला कहा जाता है। तो अभी हमने जो पढ़ा था पक्षमापी उपकला के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले ग्रंथिल उपकला। तो ग्रंथिल उपकला रूपांतरित घनाकार स्तंभाकार उपकला है जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करती है। ग्रंथि जो होती है एक कोशिका भी हो सकती है, कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करता है। जैसे एक कोशिका हो गई, या कोशिकाओं का बहुत सारी कोशिकाएं, उसको क्या कहते हैं, कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है। सभी ग्रंथियां उपकला ऊतक की बनी होती है। सभी जो ग्रंथियां होती है ना, वो हमारे उपकला ऊतक की बनी होती है। बाकी जो ऊतकों की नहीं बनी होती, ओनली और किसकी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है। ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियां कोशिका के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक कोशिका, जिसमें एक कोशिका की ग्रंथि बनी होती है,
दूसरी हो गई हमारी बहुकोशिके, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है। एक कोशिके से बनी होती है, उसके एग्जाम्पल है क्लस कोशिका, जिसको म्यूकस कोशिका भी कहते हैं या गोबलेंट सेल भी कहती है। यह क्या करती है, ये म्यूकस का स्त्रावण करती है। और दूसरी हमारी पेनत कोशिका, जो क्या करती है, आंतरिक रस के एंजाइम का स्त्रावण करती है। और जो हमारी बहुकोशिके होती हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती हैं। शरीर की अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं कैसी, अधिकांश कोशिकाएं नहीं, अधिकांश ग्रंथियां, शरीर की अधिकांश ग्रंथियां होती है ना, वो किसकी बनी होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, शरीर की अधिकांश ग्रंथियां। पहले हमने जो पढ़ा था ग्रंथि लोककला, कोशिकाओं के आधार पर हमने पढ़ा था, उसको हम दो भागों में बांटा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और अब हम ग्रंथि लोककला को स्त्रावी नलिका के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं, अंतस्त्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि और बहिस्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्रंथि। पहले हम पढ़ते अंतस्त्रावी ग्रंथि के बारे में। ये ग्रंथियां अपने पदार्थों को सीधे उस तल में छोड़ती हैं जिसमें ये उपस्थित होती है। जैसे ये हमारी क्या है, ग्रंथि है, ये कौन सी, अंतस्त्रावी ग्रंथि है। ये अंतस्त्रावी ग्रंथि है तो ये अपना पदार्थ है, मान लो ये रासायनिक पदार्थ है कोई, ये अपना रासायनिक पदार्थ सीधे उस तल में मुक्त करती है, इसमें ये ऊतक द्रव्य है जिसके अंदर ये मुक्त करती है। और फिर ये रक्त वाहिनियों के द्वारा लक्ष्य अंग तक जाता है। कोई हमारा ऑर्गन है जहाँ पर, यहाँ पर से इस पदार्थ यहाँ जाएगा, इसके बाद में यहाँ से रक्त वाहिनी के द्वारा यहाँ बाहर जाएगा और फिर बाद में उस लक्ष्य अंग तक जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं थायराइड ग्रंथि, थाइमस, एडिनल ग्रंथि, फ्यूस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और एक इसके बारे में बात है, रक्त में अप्रत्यक्ष रूप से पदार्थ को मुक्त करती है। मतलब ये डायरेक्टली नहीं करती है, पहले क्या होता है, ऊतक द्रव्य में जाता है, इसका जो ये रासायनिक पदार्थ होता है ये हमारी क्या है, ग्रंथि है। उसके बाद में क्या होता है, ये रक्तवाहिनी के अंदर जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सीधा रक्तवाहिनी के अंदर नहीं जाता है, पहले क्या होता है, ऊतक द्रव्य में जाता है, फिर बाद में रक्त के अंदर जाता है और फिर बाद में लक्ष्य और अंग तक पहुंच जाता है। तो ये रक्त में अप्रत्यक्ष रूप से पदार्थ को मुक्त करती है। बहिस्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्रंथि, ये ग्रंथियां अपने पदार्थों को वाहिकाओं या नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त करती हैं, जैसे ये ग्रंथि हो गई। और जो हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये पदार्थ जो होता है जो हार्मोन का स्त्रावण करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है। जितनी भी हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। और जो अब बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां अपने पदार्थों को वाहिकाओं या नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त करती है। ये ग्रंथि होती हैं, ग्रंथि उसके बाद में स्त्रावी नलिका के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। जबकि जो हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं जो अपने पदार्थ को रक्तवाहिनी के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, जबकि यहाँ पर स्त्रावी नलिका के द्वारा पहुंचाती है अपने लक्ष्य अंग तक। इसके एग्जाम्पल जैसे लार ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, और जो हमारे इसके पदार्थ होते हैं जैसे एंजाइम हो गया, मोम हो गया, तेली पदार्थ हो गया, ये जो होते हैं हमारे नलिकाओं के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। जबकि हार्मोन का बिना नलिकाओं के, जिसको अंतस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उसके द्वारा होता है। जबकि बहिस्त्रावी के अंदर एंजाइम, मोम, तेली पदार्थ होता है। तो अभी हमने सेल उपकला को क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त उपकला के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमारा संयुक्त उपकला होता है जो एक से ज्यादा कोशिकीय स्तरों का बना होता है, बहुस्तरित होता है। इसका जो स्त्रावण तथा अवशोषण में सीमित भूमिका होती है।
सीक्रेशन तथा एब्जॉर्बेशन में इसकी भूमिका जो होती है सीमित होती है। इसका कार्य रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। जैसे कोई केमिकल हो गया, यहाँ पर हमारा कोई यांत्रिक हो गया, जैसे हमारे को बाहर की तरफ से कोई शॉर्ट लग जाती है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारी जो त्वचा होती है, जो बाहरी कोई रासायनिक या फिर यांत्रिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि संयुक्त उपग्रह है। ये मुख गुहा की नम त्वचा, लार ग्रंथियों, इसके एग्जाम्पल जो है मुख गुहा की नम त्वचा, त्वचा की शुष्क सतह, लार ग्रंथियों की वाहिनियों का स्तर, और चौथे नंबर पे हमारा है अग्नाशयों की वाहिनियों का स्तर। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम त्वचा, लार ग्रंथियों की वाहिनियों का स्तर, अग्नाशयों की वाहिनियों का स्तर। और अब हमारा ये उपग्रह ऊतक था वो क्लियर हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी कोशिकाओं के बीच में संधियां होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समयवर्ती कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाला संबंध जो कोशिकाओं को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक, जो उसकी संरचना बनाता है तथा उसका कार्य करता है, तथा संरचनात्मक तथा कार्यात्मक में उसका सहारा प्रदान करता है। उपग्रह ऊतक तथा अन्य ऊतकों कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है। ये उपग्रह ऊतक में भी पाया जाता है, और अन्य ऊतक जैसे हमारा संयोजी ऊतक हो गया, तंत्रिका तंत्र ऊतक हो गया, पेशी ऊतक हो गया, उसके अंदर भी हमारी कोशिकीय संधियां पाई जाती है। और उपग्रह ऊतक में जो संधियां होती हैं, जो सबसे ज्यादा होती हैं, सर्वाधिक पाई जाती है संधियां। और हमारे जो उपग्रह ऊतक अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। फर्स्ट हो गए दृढ़ संधि, सेकेंड नंबर हो गया आसंधि, और थर्ड नंबर पे हो गया हमारी अंतराल संधि।